जो मंदिर और हाथे की लड़ाई है, इसे आप समझिएगा कि मंदिर और हाथे की जो लड़ाई है ये जग जाहिर है। ये आज की नहीं है, ये उस दौर की है जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति शुरू हुई थी, जब हरिशंकर तिवारी युवा अवस्था में थे, तब से ये लड़ाई चल रही है। वीरेंद्र शाही से लड़ाई चल रही थी। ये ठाकुर बनाम क्षत्रिय की लड़ाई है। ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई और बार बार हाथे का जिक्र किया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब मंदिर और मठ की लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी की एंट्री, समाजवादी पार्टी के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन इसमें हरिशंकर तिवारी को कितना बेनिफिट मिल रहा है, परिवार के उनके कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। 2009 के चुनाव में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि विनय शंकर तिवारी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे और विनय शंकर तिवारी ने, ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को परेशान करके रख दिया था। जैसे राजनीति में एक बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव, लोग कहते थे कि उनको पूरे प्रदेश के जिले के कार्यकर्ताओं के नाम याद थे। कोई पुराना जिला अध्यक्ष आ जाता था तो पहचान जाते थे, कोई पुराना महानगर अध्यक्ष आ जाता था तो पहचान जाते थे। वो अखिलेश यादव उस विरासत को नहीं संभाल पाए। कुछ यही कहानी तिवारी परिवार की भी है। तो जो पंडित जी का जलवा था, पंडित हरिशंकर तिवारी का जो जलवा था, जो क्रेज़ था, वो ये नहीं संभाल पाए। ये एक बड़ा मौका है। अगर इस मौके को हाथा ने नहीं भुनाया तो वो अपने राजनीतिक नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसको एक लाइन में समझिएगा। लेकिन ये जो 45 दिन बाद जब जमानत मिली है तो इसको एक जीत के तौर पे भी देखा जा रहा है। ब्राह्मण लोग ये कह रहे हैं पूरे जश्न की तैयारी है। गोरखपुर में जिस दिन जमानत मिली उस दिन पटाखे फोड़े गए। दोस्तों नमस्कार। पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो हाथा को लेकर गोरखपुर में बहुत सारी बातें की जाने लगी। कहा जाने लगा कि हाथा अब कमजोर और निपत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 45 दिन बाद जब ईडी की कार्रवाई को लेकर अब हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, तो अब ये कहा जा रहा है कि हाथा को नई संजीवनी मिल गई है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशांक शेखर शुक्ला हैं, बेधड़क खबर के संपादक। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज जब मैं वीडियो कर रहा हूं तब जो है विनय शंकर तिवारी को जमानत मिल चुकी है और वो अब जो है गोरखपुर के लिए 1-2 दिन में गोरखपुर वो आ जाएंगे और हाथा पे वो दिखाई देंगे। और इसको लेकर गोरखपुर में भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं स्वागत को लेकर। सबसे पहले तो यहीं से सवाल शुरू करते हैं। जब ईडी लगातार विनय शंकर तिवारी को लेकर यहाँ पे आती थी, छापे मारती थी हाथा पर और उनके तमाम अन्य ठिकानों पे, चाहे लखनऊ की बात करें चाहे अन्य जगहों की बात करें, तो सब लोगों के मन में एक सवाल था कि ये जो राजनीति जो है वो द्वेषपूर्ण राजनीति है। क्यों उनके बड़े भाई ने भी ये बात को स्वीकारा और तमाम लोग इस बात को कह रहे थे। इस बात को पहले समझाने की कोशिश करिए, क्या राजनीति से प्रेषित ये सारी चीज़ें थी? देखिए, जो मंदिर और हाथे की लड़ाई है, इसे आप समझिएगा कि मंदिर और हाथे की जो लड़ाई है ये जग जाहिर है। ये आज की नहीं है, ये उस दौर की है जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति शुरू हुई थी, जब हरिशंकर तिवारी युवा अवस्था में थे, तब से ये लड़ाई चल रही है। वीरेंद्र शाही से लड़ाई चल रही थी। ये ठाकुर बनाम क्षत्रिय की लड़ाई थी और इस लड़ाई को अब राजनीतिक रंग, जब दोनों परिवार राजनीति में आया सक्रिय तौर पर, हरिशंकर तिवारी विधायक हुए चिल्लूपार से, तो उसके बाद से ये और नए रंग में आया। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उम्मीद है कि आज विनय शंकर तिवारी जेल से बाहर आएंगे जमानत मिलने के बाद। पिछले हफ्ते उन्हें जमानत मिली है। चर्चा जो है कि क्या हाथा एकांत में था और अब हाथा को नई संजीवनी मिली है, तो देखिए, हाथा, ये सही बात है कि अब राजनीतिक तौर पे एक्टिव नहीं है। जो जलवा पंडित हरिशंकर तिवारी का था, जो क्रेज पंडित हरिशंकर तिवारी का था, ये सही है कि उनके दोनों पुत्र उस वर्चस्व को, उस व्यवस्था को साबित नहीं कर पाए हैं अभी तक। क्योंकि अभी 24 के चुनाव में डुमरियागंज, इसके पहले 22 के विधानसभा, एक बड़ा कारण है, एक थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ कि 22 के विधानसभा में चिल्लूपार, और चिल्लूपार वो विधानसभा जहाँ से पंडित हरिशंकर तिवारी लगातार विधायक होते थे। एक रिकॉर्ड था, वो भी सीट बनते थे, वो भी सीट चली गई, इसके पहले भी चली गई। 2 बार वहाँ से राजेश त्रिपाठी विधायक हुए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। और इसके जो आपने अभी पूछा ना कि क्या कारण है, कारण ये है कि जिस तरह से जनता में, जिस तरह से अपने लोगों में पंडित हरिशंकर तिवारी जी की पहुँच थी,
जिस तरह से वो लोगों से संवाद स्थापित करते थे, जिस तरह से मिलते थे। जैसे राजनीति में एक बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव, लोग कहते थे कि उनको पूरे प्रदेश के ज़िले के कार्यकर्ताओं के नाम याद थे। कोई पुराना जिला अध्यक्ष आ जाता था तो पहचान जाते थे, कोई पुराना महानगर अध्यक्ष आ जाता था तो पहचान जाते थे। वो अखिलेश यादव उस विरासत को नहीं संभाल पाए। कुछ यही कहानी तिवारी परिवार की भी है। तो जो पंडित जी का जलवा था, पंडित हरिशंकर तिवारी का जो जलवा था, जो क्रेज़ था, वो ये नहीं संभाल पाए, और उसी की वजह से इस वक्त ये राजनीतिक अवसान चल रहा है तिवारी हाथे का, जिसमें न विनय शंकर तिवारी विधायक है, न कुशल शंकर तिवारी कुशल तिवारी सांसद है, न उनके एक चचेरे ममेरे भाई हैं। तो इसको राजनीति, जब इसको राजनीति से प्रेषित मानते हैं तो इसमें एक संदर्भ और जोड़ना जरूरी है। जैसे जब भी कोई खोखली चीज़ होती है या फिर कम मजबूत चीज़ होती है तो उसको उससे अधिक मजबूत चीज़ दबाने की कोशिश करती है। एक दौर में जब आप हरिशंकर तिवारी की बात करते हैं, उनके प्रभुत्व की बात करते हैं और उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो उनको मजबूत बनाती थी, तो आप ये मानते हैं कि उनको दबाना मुश्किल हो रहा था। अब चूंकि इन पंडित हरिशंकर तिवारी का जो परिवार है ये अभी राजनीति में सक्रिय तौर पे नहीं है, तो इनको दबाना थोड़ा सा आसान हो रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे किसी भी सदन का अगर आप सदस्य हैं, किसी भी सदन के आप सदस्य हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई करने से पहले प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला सोचेगा। जिस तरह से इस मुद्दे पर उन्हें जमानत मिली है और जिस तरह से इसके पहले जब वो जेल गए थे, 13 महीने पहले भी जब छापेमारी हुई थी, 14 महीने पहले भी छापेमारी हुई थी ईडी के द्वारा। ईडी ने सिर्फ एक ठिकाने पर तो छापेमारी की नहीं, गोरखपुर हुआ, गोरखपुर से सटे हुए महाराजगंज में हुआ, लखनऊ में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, नोएडा में हुआ, दिल्ली में हुआ, बम्बई में हुआ। जो ठिकाने ईडी के रडार पे आए वहाँ सब जगहों पे छापेमारी हुई। 13 महीने पहले जो छापेमारी थी उसमें क्या आया? कुछ सामने है? नहीं है। अभी जो 1.5 महीने पहले छापेमारी हुई, 45 दिन पहले जो हुई थी, 50 दिन पहले जो छापेमारी हुई, उसमें क्या सामने आया? कुछ नहीं आया। तो जिस तरह से अभी भाजपा गवर्नमेंट पर विपक्ष आरोप लगाता है, और विपक्ष के पास एक बड़ा हथकंडा है कि जो नेता दूध का भाजपा में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है, उसे माफ़ कर दिया जाता है। जो नेता विरोध कर रहा है, जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। तो इसे राजनीतिक तौर पर जोड़ा जा रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है, दो संशय नहीं है। अब जो हाथा और मंदिर की लड़ाई है वो जग जाहिर है, तो इसे और तुल मिल जा रहा है, इसे और हवा मिल जा रही है। तो हाथा और मंदिर की लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी जब छलांग मारी इस मामले को लेकर, खासकर जो ईडी वाले मामले को लेकर, और जिस तरीके से वो कैप्चर करने की कोशिश की कि चलिए जो पीडीए वाला वो नारा दे रहे थे अभी बीते चुनाव में, और जिस तरीके से वो असर भी दिखाया उस चुनाव में, जिस तरीके से ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई और बार बार हाथे का जिक्र किया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब मंदिर और मठ की लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी की एंट्री, समाजवादी पार्टी के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन इसमें हरिशंकर तिवारी को कितना बेनिफिट मिल रहा है, परिवार के उनके कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अब इसको यही समझिए, देखिए हाथा और मंदिर की जो लड़ाई है वो जगजाहिर है गोरखपुर में, लेकिन इसको समाजवादी पार्टी का बेनिफिट क्या है? जो पीडीए का नारा था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें वो कहते थे अल्पसंख्यक से अगड़ा भी है, अल्पसंख्यक के बाद अगड़ा भी है। तो अगड़ों में कौन है? जो सवर्ण जातियां हैं, जो जनरल कैटेगरी में आती हैं, उसमें भी सबसे बड़ा हाँ क्षत्रिय हैं, लेकिन ये तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण से जोड़ा ही जा रहा है। लेकिन जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो कहा जाता है कि जिसके साथ है उसके साथ सरकार है, क्षत्रिय वोट बैंक जिसके साथ है उसके साथ। जैसे सवर्ण अभी भी ये माना जाता है कि उनका प्रभुत्व गांव के सामान्य वोटों पर बहुत बड़ा है। तो उस अकॉर्डिंग इसे अगर जब देखते हैं आप, तो ये समझ में आता है कि इसका महत्व है। तो इसे अगड़े की लड़ाई में जोड़ दिया अखिलेश यादव ने। लेकिन जो अभी आपने ये कहा कि तिवारी परिवार को क्या फ़ायदा, हाथे को क्या फ़ायदा, हाथे का फ़ायदा ये है कि अगर वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, निर्विरोध, जैसे माफ़ कीजिएगा, निर्दलीय हरिशंकर तिवारी जी विधायक होते थे, ठीक, तो उनका एक अलग जलवा था। अब वो किसी दल के सहारे अगर नहीं है, किसी सिंबल के सहारे नहीं है, तो उनको सत्ता नहीं मिलनी है। और सिंबल के सहारे भी 2 बार से नहीं मिल पा रही है। 22 और 24 के चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं। 24 जब समाजवादी पार्टी एक पूरे बेग में आई और उस समय डुमरियागंज से कुशल तिवारी, भीष्मशंकर तिवारी, कुशल तिवारी चुनाव हार गए, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। अच्छा, डुमरियागंज जैसी सीट पर जहां मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पर समाजवादी पार्टी की और पीडीए की लहर, पूरा सरकार का विरोध,
मोदी की कैबिनेट पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, तिवारी का नाम पूरा सब कुछ के बाद कुशल तिवारी चुनाव हार गए 40,000 वोटों से लगभग। तो ये एक बड़ा विषय है। तो अब फिजाएं बदलने वाली हैं, क्योंकि अब जो है अब जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का परसेप्शन बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब अगर बाहर आकर विनय शंकर तिवारी ने अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया, सरकार से डायरेक्ट लड़ाई में आ गए और सरकार से ज़्यादा मंदिर की डायरेक्ट लड़ाई में आ गए। मंदिर बनाम हाता, जो पुरानी बगावत की एक वो थी, झलकी थी, अगर वो दिखी तो जनता हो सकता है जाए। 2009 के चुनाव में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि विनय शंकर तिवारी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे और विनय शंकर तिवारी ने, ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को परेशान करके रख दिया था। बहुजन समाज पार्टी से ये लड़े थे और समाजवादी पार्टी ने मनोज तिवारी को ब्राह्मण वोट काटने के लिए लड़ाया था और उसमें लोग कहते हैं कि मंदिर के अनुरोध पर अमर सिंह ने टिकट दिलवाया था मनोज तिवारी को। तो ये एक औरा है कि कुछ मुस्लिम वोट कट जाए, कुछ स्टार के नाम पर वोट कट जाए। वही समाजवादी पार्टी से हारने के बाद मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी में गए और 14 में दिल्ली से सांसद बने। तो ये एक स्टोरी है, ये कहानी तो है। अगर ये फिर आ गए, वर्चस्व अपना स्थापित कर पाए तो ये नहीं लगता ये एक लाइन है, एक लाइन जहाँ पे आप अपने आप को ऊपर चढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ के बाद और चीज़ें डाउन हो सकती हैं, ये आपको लगता है एक लाइन है? ये एक बड़ा मौका है। अगर इस मौके को हाता ने नहीं भुनाया तो वो अपने राजनीतिक नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसको एक लाइन में समझिएगा। लेकिन ये जो 45 दिन बाद जब जमानत मिली है तो इसको एक जीत के तौर पे भी देखा जा रहा है। ब्राह्मण लोग ये कह रहे हैं पूरे जश्न की तैयारी है। गोरखपुर में जिस दिन जमानत मिली उस दिन पटाखे फोड़े गए और आने वाले दिन में आने दिनों में अब आप सोचिए, जिस दिन जमानत मिली अभी वो जेल में है, बस कागज आया और कागज भी नहीं आया, बस कह दिया गया जमानत मिलेगी, उसकी पूरी ब्रीफिंग नहीं आई। कोर्ट ने क्या, हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पूरी भव्य तैयारियां हैं और स्वागत जो है किया जाएगा फूल मालाओं से और काफिला एक निकलेगा लखनऊ से ही। मैं वही कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक वर्चस्व बनाने की कहानी है। अगर इसे इस बार हाता परिवार ने निभा लिया तो रंग दूसरा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी, आने वाले चुनाव का भी और इसके बाद से उत्तर प्रदेश में होने वाले घटनाक्रमों का भी, ठाकुर ब्राह्मणवाद का भी और एक मंदिर और हाथे की लड़ाई का भी। तो ये जानकारियाँ समझने वाली ये थी कि आने वाले समय में पूर्वांचल में जिस तरीके से विनय शंकर तिवारी को जमानत मिली है 45 दिन बाद, वो क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। खासकर हाता को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि पुराना जो वर्चस्व था वो क्या अब आने वाले समय में कायम रह पाता है, एक बड़ा सवाल। और दूसरा ये, इससे समाजवादी पार्टी को जो बेनिफिट होने वाला है आने वाले चुनाव में, वो भी एक बड़ा सवाल। तीसरा ये कि हाता को इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल। और विनय शंकर तिवारी और हाता परिवार के लोग इसको कितना बुना पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल। आप पे छोड़ते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।